नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका प्रभाव क्या होता है और इसका नामकरण कैसे किया जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले आप देखेंगे कि अभी हाल ही में प्री मानसून रेन के तहत जो बंगाल की खाड़ी में रेमल नामक साइक्लोन आई है। सबसे पहले रेमल चक्रवात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इन तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। अभी 26 मई को बंगाल के तट से रेमल नामक एक चक्रवात टकराया, जिससे बंगाल में भीषण तबाही हुई। और आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र में इसका बहुत समाचार पत्रों में ये बहुत छाया रहा। साइक्लोन रेमल लाइव अपडेट। चक्रवात रेमल ने पश्चिमी बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाई। ठीक है, तो ये तो एक रेमल तूफान की बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि रेमल तूफान, कई बार इससे करंट अफेयर में एग्जाम भी करंट अफेयर्स के रूप में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न हो सकता है कि रेमल तूफान से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। तो देखिए, रेमल तूफान से मूल रूप से प्रभावित होने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के तट से कब टकराया? तो 26 मई को टकराया था, 26 मई 2024 को। इसके अतिरिक्त रेमल तूफान का नामकरण किसने किया, तो ये भी याद रखेंगे। और ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रश्नोत्तर शैली में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो नामकरण करने वाला देश था ओमान। और रेमल का अर्थ क्या होता है? रेमल का अर्थ क्या होता है? तो रेमल का अर्थ रेत होता है, रेत। ठीक है, तो 26 मई को रेमल पश्चिम बंगाल के तट से टकराया और न केवल पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ, बल्कि साथ साथ बांग्लादेश पर भी इसका बहुत व्यापक प्रभाव रहा और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्य और झारखंड और बिहार तक इसका प्रभाव देखने को मिला। तो ये तो कुछ प्रश्नोत्तर शैली में आप इसको याद रख लेंगे। जैसे पहला है कि रेमल तूफान से प्रभावित होने वाला भारत का राज्य है, प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल। दूसरा कि रेमल तूफान कब पश्चिम बंगाल से टकराया? तो 26 मई 2024। इसका नामकरण रेमल जो नाम है ये किसने रखा? ओमान ने। और रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत होता है। और रेमल तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मध्य बंगाल की खाड़ी में, मध्य बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी आने वाला। और इसकी प्रकृति कैसी थी? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये तो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अभी आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें रेमल तूफान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। अब हम देखते हैं कि चक्रवात होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और आखिर क्या वजह है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले जान लें कि चक्रवात क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि चक्रवात क्या होता है, तो घूमती हुई तीव्र वायु के समूह को चक्रवात कहते हैं। इसको याद कर लेंगे। चक्रवात का मतलब ही है चक्कर लगाता हुआ वायु। साइक्लोन मीन्स घूमती हुई वायु। दूसरा कि हम थोड़ा सा इसके उत्पत्ति को समझते हैं। और रेमल तूफान की उत्पत्ति बे ऑफ बंगाल में हुआ। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और ये हमारा क्या है? अरब सागर है। यदि कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में अधिकांश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में होती है, तो आप उत्तर देंगे बंगाल की खाड़ी।
अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। पहले इस प्रश्न का जवाब लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति क्यों होती है। देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 4:1 के रेशियो में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। 4:1 का मतलब हुआ कि 4:1, यानी 4:1 रेशियो हो गया। ये बंगाल की खाड़ी में यदि 4 बंगाल की खाड़ी में आ रहा है तो 1 अरब सागर में, यानी अधिकांश चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे 4:1 का रेशियो। अधिकांश चक्रवात कहाँ आएंगे? चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में, और इसकी तुलना में अरब सागर में चक्रवात कम आते हैं। हालांकि हाल के दिनों में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है IMD के द्वारा, उसमें अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में और प्रतिशत में वृद्धि हुई है। लेकिन फिलहाल आप ये जान लें कि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश चक्रवात क्यों आते हैं। एक कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अधिक है। बंगाल की खाड़ी की अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर क्या है? औसतन ज्यादा होता है। और चक्रवात आने में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा कि बंगाल की खाड़ी की गहराई अरब सागर की तुलना में कम है, यानी अरब सागर अधिक गहरा है और बंगाल की खाड़ी की गहराई कम है। फिर बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है और अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी की तुलना में 3 से 4 डिग्री तक कम होता है। तो यही मूल कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात की उत्पत्ति होती है, क्योंकि चक्रवात की उत्पत्ति में टेम्परेचर मेन रोल प्ले करता है। कैसे, जरा समझते हैं। अभी हम देखते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कुछ घूमती हुई जलधारा है, और एक्चुअली में ये घूमती हुई वायु की वजह से यहाँ पर आपको इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। ये चक्रवात की आकृति है, और इसके जरिए हम समझते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहले आप देखें कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है और उसमें तापमान का क्या भूमिका होता है। तो बंगाल की खाड़ी का जो कुछ क्षेत्र होता है, वो समुद्री भाग, हमेशा याद रखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री क्षेत्र में ही उत्पन्न होती है। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता तो वो जल और स्थल दोनों पर इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति केवल और केवल समुद्र में होता है। अब यहां समझेंगे, समुद्र अथवा जलीय क्षेत्र में, यहां समझेंगे कि ये क्या है। इसको हम लोग चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख, आई बॉल होता है ये साइक्लोन का। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये होता है लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन समझते हैं, लो प्रेशर जोन क्या होता है और क्यों बनता है। ये वो हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान की वजह से, अधिक टेम्परेचर की वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया। आसपास के वनस्पति, इस हिस्से का तापमान अधिक है। इसकी वजह से यहां पर हवा, नम और आर्द्र हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। तो जहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ रही हो, वो क्षेत्र लो प्रेशर जोन कहलाता है, क्योंकि वहां पर वायु का दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। हवा ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए वायु का दाब कम हो जाता है। तो हमेशा ज्योग्राफी में ये होता है कि टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा। तो ये वो क्षेत्र है जहां का टेम्परेचर अधिक हुआ और नम और आर्द्र हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठने लगी। इसका परिणाम ये होता है कि जो आसपास की हवाएं हैं, इसके आसपास क्या बनेगा? हाई प्रेशर जोन। ये लो प्रेशर जोन, ये हाई प्रेशर जोन। और हवा का चलने का एक नियम ये होता है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती है।
हाई प्रेशर जोन वो है जहां पर हवा ठंडी होकर नीचे उतरती है, इसलिए धरातल पर या समुद्र पर वायु का दाब अधिक होता है, तो उसको हम हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। लो प्रेशर जोन वो है जहां पर हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो ये लो प्रेशर जोन होता है। अब हवा इस धरातल पर नीचे उतर रही है और इधर लो प्रेशर जोन बना, तो हवा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, हवा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और फिर हवा इस क्षेत्र में गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी। इसी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से हवा निरंतर अपना एक सर्किल बना लेती है, सर्किल बना लेती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि बीच में लो प्रेशर जोन है, और लो प्रेशर जोन होने की वजह से आसपास की हवा तेजी से इस लो प्रेशर जोन की ओर चलती है, लो प्रेशर जोन की ओर चलती है। और जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है, यानी दो विपरीत स्वभाव वाले हवा जब आपस में टकराती है, और साथ ही साथ पृथ्वी की घूर्णन की वजह से यहां पर हवा तेजी से घूमने लगती है, तेजी से घूमने लगती है। अगले डायग्राम में आप इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। ये देख लीजिए, इसको हम कहते हैं चक्रवात की आंख। ये वो क्षेत्र है जहां पर लो प्रेशर जोन बन गया। अब आपको पता है लो प्रेशर जोन क्यों बन गया, ये पूरा का पूरा सैटेलाइट इमेज है। लो प्रेशर जोन क्यों बन गया? क्योंकि ये भाग आसपास के क्षेत्र के वनस्पति अधिक गर्म है, जिसकी वजह से यहां पर डिप्रेशन क्रिएट हुआ। डिप्रेशन मतलब लो प्रेशर जोन बना। क्यों बना? क्योंकि यहां का वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगी, और जो आसपास की वायु है वो घूम करके वो इस दिशा में आने लगी। लेकिन ये जो चक्रवात की आंख है, जिसको हम चक्रवात की आंख कहेंगे, वो लो प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर जोन होता है तो क्या होता है कि ये जो हवा है ये कभी भी डिप्रेशन तक नहीं पहुंच पाता है, यानी यहां तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि यहां से पहुंचने से पहले ये वो क्षेत्र है जहां का तापमान बहुत ज्यादा है, और यहां पहुंचने से पहले ही ये गर्म होकर के, ये जो हवा है जो चारों दिशाओं से आ रही है, ये गर्म होकर के ये भी ऊपर उठ जाती है। तो जो चक्रवात की आंख है, इसको जो लो प्रेशर जोन है, ये बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। यदि आप इस क्षेत्र में पहुंच जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर कोई तेज आंधी तूफान आया हुआ है। बिल्कुल ये शांत क्षेत्र है, और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो 60 से 100 किलोमीटर तक या इससे भी अधिक हो सकता है। यानी ये पूरा एरिया 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का हो सकता है, इसका व्यास हो सकता है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एकदम शांत होगा। यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही होंगी, और आसपास की हवा उस वैक्यूम जोन को भरने के लिए तेजी से इस तरफ आएगी, और वो भी गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। तो ये क्षेत्र हमेशा क्या होगा? शांत होगा। अब यही चक्रवात आप देखेंगे कि अब हवा चक्कर लगाना शुरू कर देगी। जब चारों दिशा से हवा आएगी, और जो ये गर्म वायु, इसके वनस्पति, इसका टेम्परेचर कम, तो जब गर्म और ठंडी हवा आपस में टकराती हैं, तो वो क्या होता है, दो विपरीत स्वभाव वाली हवा जब आपस में टकराती है, तो वो उसमें एक प्रकार से रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। और उस रोटेशन का मेन कारण होता है पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है, इसी की वजह से ये हवाएं भी घूमने लगती है। और ये तेजी से घूमने लगती है ये हवा, जिसकी गति 250 किलोमीटर तक हो सकती है। कितना? 250 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये बिल्कुल, ये जो एरिया है, ये इसका जो डायामीटर हो सकता है वो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। और इन क्षेत्रों में ये पूरा हवा चक्कर लगाते हुए ये हवा आगे की ओर बढ़ने लगती है। यानी एक तो कि ये हवा 200-300 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, और साथ साथ ये आगे की ओर बढ़ भी रही है, जिसका गति हो सकता है प्रतिदिन 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर प्रतिदिन हो सकता है। और यही चक्कर लगाती हुई हवा जब किसी तट से जाकर के टकराती है, तो वहां पर भीषण तबाही लाती है। तरित झंझा, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, यानी इस तरह से आप देखेंगे कि ये उस तटवर्ती क्षेत्रों को भयानक तरीके से प्रभावित करती है, और जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए देखते हैं, एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये चक्रवात, ये समुद्री चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे चक्कर लगाते हुए आगे की ओर बढ़ती है।
तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है। आप सैटेलाइट इमेज के जरिए समझ सकते हैं कि ये जो हवा है, ये हवा 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है, ये आगे की ओर बढ़ती है। अब ये चक्रवात तूफान का रूप ले लेती है। अब कहेंगे कि ये तूफान का रूप कैसे ले लेती है, तो इसका कारण है कंडेंसेशन, संघनन। संघनन की वजह से आप देख लेंगे कि ये चक्रवात, ये घूमती हुई, चक्कर लगाती हुई हवा विकराल रूप धारण कर लेती है, तूफान का रूप धारण कर लेती है, और ये इस तरह से चक्कर लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। और जब इसका लैंडफॉल होता है, यानी किसी तट से जाके टकराता है, तो वहां पर भीषण तबाही उत्पन्न होती है। अब समझते हैं कि कोई चक्रवात तूफान में कैसे बदल जाता है। अभी हम ये देखें कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। यदि ये सवाल आपसे कोई पूछे, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, यदि ये सवाल आपसे कोई पूछे, तो सबसे पहला कि चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जलीय क्षेत्र में होता है, मूल रूप से समुद्र में। और जब समुद्र का कोई भाग बहुत गर्म हो जाए, तो वहाँ की नम एवं आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर जोन बनती है। इस लो प्रेशर जोन को, यानी इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम देखते हैं कि चारों ओर से वायु इधर की तरफ चलनी शुरू कर देती है, इस ओर चलनी शुरू कर देती है। और ये हवा जब आपस में टकराती हैं, हालांकि ये हवा कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इससे पहले ही ये गर्म होकर के ये भी ऊपर की ओर उठ जाती है। इसको हम चक्रवात की आंख बोलते हैं। ये क्या है? चक्रवात की आंख। और चक्रवात की आंख क्या है? निम्न वायुदाब का केंद्र है, निम्न लो प्रेशर जोन है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। और इसके आसपास क्या होता है? हाई प्रेशर जोन होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। अब ये हवा पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से तेज घूमने लगती है। और ये तूफान का रूप क्यों ले लेती है? तो इसके लिए जिम्मेदार है संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा, संघनन की गुप्त ऊष्मा। याद रखेंगे कि आपसे कोई पूछे कि चक्रवात तूफान, तूफान का मतलब क्या हुआ? यानी तेज गति से चलने वाली, एकदम विकराल भयानक वायु समूह जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा, देखिए यहां जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, वो हवा धीरे धीरे ठंडी होकर कंडेंस हो जा रही है। कंडेंस का मतलब संघनित हो रही है। और संघनन का मतलब क्या होता है? संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है वाष्प का, यानी वाष्प का तरल में बदलना, वाष्प का तरल में बदलना। तो आप देखेंगे कि जब चक्रवात आता है तो मूसलाधार बारिश होता है, एकदम थंडर स्टॉर्म, यानी तेज गरज के साथ बादल का गरजना, बिजली का चमकना और मूसलाधार बारिश होना, हवा तेज चलना, यही तो तूफान है। तो ये सब क्यों हो रहा है? संघनन की वजह से। संघनन का मतलब क्या होता है? वाष्प का तरल में बदलना। वो वायु आर्द्र वायु जिसमें जल वाष्प के रूप में है, ये वाष्पित वायु जब ऊपर उठा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। और वो टेम्परेचर कम होने की वजह से, यानी संघनन की गुप्त ऊष्मा की वजह से, ये जलवाष्प क्या बन जाता है? तरल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए लेटेंट हीट किसको कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। आप साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं जो तापमान में परिवर्तन किए बगैर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दे। तापमान में परिवर्तन किए बगैर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे पानी है, तो पानी की 3 अवस्था आप देख सकते हैं, तरल यानी जल, इसके बाद गैस यानी वाष्प, और ठोस यानी बर्फ। तो ये जल की 3 अवस्था है। और ये तीनों अवस्था में आप जैसे छोटे से उदाहरण से समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प
जल में परिवर्तित हो जाता है, पुनः वापस आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन पदार्थ की अवस्था बदल रही है, वो तरल से गैस और गैस से तरल हो रहा है। तो उसमें जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यही है संघनन की गुप्त ऊष्मा, जो जल वाष्प को जल में परिवर्तित कर देता है और वो जल फिर बारिश के रूप में पुनः धरती पर वापस आती है। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा इस पूरे एयर मास में, जल वाष्प में या आर्द्र वायु में भरा हुआ है, और ये जब किसी तट से टकराता है तो इस ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी हीट रिलीज होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है। और ऊष्मा क्या है? एनर्जी है। ऊष्मा क्या है? एनर्जी है। तो इसकी वजह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर आप देखते हैं कि तबाही आता है। क्यों? क्योंकि ये तूफान, ये चक्रवात जो संघनन की गुप्त ऊष्मा की वजह से, जिसमें बहुत एनर्जी आ गया, आप ऐसे समझे कि वो चक्रवात जिसमें अब बहुत एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया, ठीक है, और वो जब तेजी से जाकर के किसी तट से टकराती है तो ये जो ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी एनर्जी रिलीज होता है, और इससे आसपास के क्षेत्र बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होते हैं। तो ये था कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम देख लिए कि चक्रवात की उत्पत्ति होती है जब कोई समुद्री भाग बहुत गर्म हो जाता है, वहाँ लो प्रेशर जोन बनता है, वो आर्द्र वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और उसके आसपास के चारों दिशा से हवा तेजी से उस रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पहुंचती है, और वो भी फिर गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। और ऊपर उठती हुई वायु में कंडेंसेशन यानी संघनन शुरू होता है। संघनन, जैसे जैसे वो ऊपर उठता है तापमान घटता जाता है और वो जो जलवाष्प है वो अब जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, और ये घनघोर और मूसलाधार बारिश का कारण भी यही होता है। और उसमें जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है यानी लेटेंट हीट है, वो लेटेंट हीट का ह्रास होता है जब लैंडफॉल होता है किसी साइक्लोन का। लैंडफॉल का मतलब होता है जब वो किसी तट से जाकर के टकराती है तो ऊष्मा का ह्रास होता है और उस क्षेत्र में भीषण तबाही देखने को, यानी कि बिजली का तेज चमकना, बादल का गर्जन, बिजली का तेज चमकना यानी लाइटनिंग, थंडरिंग, और हवा का तेज चलना और एकदम मूसलाधार बारिश होना, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। तो ये हम यहाँ पर ये देखें कि रेमेल, जो रेमल तूफान है, चक्रवात है, उसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लिए। फिर हम ये देखें कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर हम ये समझे कि कोई चक्रवात तूफान में कैसे बदल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किसी चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं इस कड़ी में कि चक्रवात का नामकरण WMO यानी विश्व मौसम संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्षेत्र विशेष के नियमों के अनुसार उसका नामकरण करता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए, किसी भी चक्रवात का नामकरण करने के लिए WMO जिस क्षेत्र विशेष में यह चक्रवात आया हो उसके नियम के अनुसार ही उसका नाम तय करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण वर्णमाला क्रम में किया जाता है। वर्णमाला क्रम का मतलब हुआ जैसे ABCDE इस तरह से, और कुछ लेटर को इसमें छोड़ भी दिया गया है, जैसे UXYZ इन सबको छोड़ दिया गया। और चक्रवातों के नामकरण के लिए WMO ने, विश्व मौसम संगठन ने, कुल 6 क्षेत्र विशेष मौसम केंद्र स्थापित किए हैं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। कितने हैं? 6। और यही 6 जो RSMC हैं पूरे दुनिया को इस 6 क्षेत्र विशेष मौसम केंद्र के अंतर्गत रखा गया है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग RSMC है और उस क्षेत्र में आने वाले तूफान का नामकरण RSMC करती है। जैसे समझते हैं उदाहरण से कि भारत जो है, भारत का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी IMD या भारत का मौसम विभाग जिसको आप कहते हैं, वो इस 6 RSMC में से एक है, यानी वो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का हिस्सा है। ये एक RSMC हो गया। और इंडियन जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर के जो चक्रवाती उष्णकटिबंधीय तूफान है उसका नामकरण करता है IMD। और इस IMD एक RSMC भी है, और इसमें कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। बांग्लादेश है, भारत है, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। यानी जो
हिंद महासागर या प्रशांत एशियाई क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण इन देशों के द्वारा बारी बारी से किया जाता है, बारी बारी से, जैसे क्रमवार तरीके से। जैसे अभी रेमल तूफान का नामकरण ओमान ने किया, तो अगला का पाकिस्तान, उसके अगला का कतर, उसके अगला का सऊदी अरब, उसके अगला का श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। यानी इस तरह से क्रमवार तरीके में हर देश, जो ये 13 देश हैं, अपने क्षेत्र में आने वाले चक्रवाती तूफान का नामकरण करते हैं। और इसका कुछ कसौटी भी है कि नामकरण किस आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए आप देखें कि कुछ कसौटी भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे किसी चक्रवात का नामकरण ऐसा ना हो जिससे कि किसी की राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भावना प्रभावित हो, या फिर लिंग भेद यानी लिंग भेद आहत हो, ठीक है, स्त्री और पुरुष की भावनाएं आहत हो, तो इसका ध्यान रखा जाता है कि किसी की धार्मिक, सांस्कृतिक और लिंग भेद की भावना आहत ना हो। दूसरा, नाम छोटा हो और उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। और तीसरा, कि किसी भी चक्रवात का नाम 8 अक्षर से अधिक का नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल और संक्षेप में समझते हैं कि किसी भी चक्रवात का नामकरण करने के लिए WMO ने, विश्व मौसम संगठन ने 6 RSMC गठित किए हैं, और इसी 6 RSMC के तहत विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों का नामकरण किया जाता है, जिसमें से एक RSMC IMD भी है। यानी भारत का जो मौसम विभाग है वो एक RSMC के तहत आता है, और इसमें कुल 13 देश शामिल हैं। और अभी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात रेमल आया, उसका नामकरण ओमान ने किया, जिसका शाब्दिक अर्थ, रेमल का शाब्दिक अर्थ होता है रेत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का और भी रोचक वीडियो और जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।